हूँ कि अगर मुकदमे फर्जी नहीं है तो 88 मुकदमों में बेल पे बेल कैसे मिलती गई। मैं कह रहा हूँ 88 मुकदमे, हम तो डेली कोर्ट में रहते हैं, हम तो देखते हैं ना 88 मुकदमे जिसके ऊपर होते हैं ना मैडम, उसके ऊपर गैंगस्टर और न जाने क्या क्या कार्रवाई कर दी जाती है। एक तड़ीपार है तो देखिए ना, उनके ऊपर कुछ ही मुकदमे थे, तड़ीपार का टैग उनके ऊपर आज तक लगा हुआ है। और इससे बड़ी बात, दो बातें मैं कहना चाहूंगा। अभी हमें शिष्टाचार और चेताने की बात कर रहे थे, भाई ओम प्रकाश राजभर पे भी कार्रवाई करेंगे क्या? मैं तो पूछ रहा हूँ, क्या क्या बयान दिए थे, जूतों से मारने, माँ बहन की गालियां तक दे दी। अब भाजपाइयों के अंदर आत्मसम्मान और स्वाभिमान ही नहीं है, और राजा जब अपना स्वाभिमान त्याग देता है तो सत्ता नहीं, ये सवाल आपने उस वक्त क्यों नहीं उठाया? ये सवाल आपने उस वक्त क्यों नहीं उठाया जब ओपी राजभर आप ही के साथ थे? अगर आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो अब आप ये सवाल उठा रहे। आपको जया प्रदा पर जो टिप्पणी की आजम खान ने, क्या वो सही थी क्या? आप इसका भी मुझे एक बार जरूर जवाब दीजिएगा। बिल्कुल जवाब ले लीजिए, अभी ले लीजिए, मैं तुरंत दे रहा हूँ। भाई ओपी राजभर जी अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे अपने दल के माध्यम से कर रहे थे, ना कि समाजवादी मंच से खड़े होकर के वो भाषण दे रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आज वो किसके साथ है? जिनको वो गालियां दे रहे थे, जिनको जूतों से मारने की बात कर रहे थे, जिनको वो पूरी तरह से अपमानित कर रहे थे, उन लोगों ने उन्हें गोद में बिठाया है। इसमें समाजवादी पार्टी का कहीं से कोई रोल नहीं है। और दूसरी बात, नरेश अग्रवाल को भूल गए, नरेश अग्रवाल को भूल गए क्या? भाई कार्रवाई करने की बात जब आती है, देखिए आप भी पढ़ी लिखी है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, यहाँ पे जो हमारे विद्वान प्रवक्ता है वो भी पढ़े लिखे हैं। इतना तो बुद्धिजीवी सभी लोग हैं ना कि जो गलत है वो गलत है। अगर कार्रवाई के दायरे में है तो भाई धर्म का अपमान तब नहीं हुआ जब नरेश अग्रवाल जी ने संसद सभा में खड़े होकर सदन में बाकायदा अपमानित किया भगवानों को। आते हैं तो वो रामायण जलाने का कार्य करते हैं, रामायण को गाली देने का कार्य करते हैं। और ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिनका मन से हटाया गया। हमारा हो गया जब नहीं हुआ, आप जाके पूरी जनता ने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने देखा, अपने चाचा को मानिए, अपने पिताजी को मानिए, ये हो क्या क्या है समाजवादी पार्टी को? दरअसल समाजवादी पार्टी, लेकिन अगर एक एक करके प्लीज आप दोनों एक एक करके अपनी बात रखिए। मैं एसएन सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बार विवेक जी को सुनते हैं, फिर मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, फिर मैं आपसे जवाब लूंगी। विवेक जी बीच में बोल रहे थे, 10 सेकंड हमको दे दीजिए विवेक जी के पास। जी मैं आ रही हूँ, सिंह साहब मैं आ रही हूँ आपके पास। एक सेकंड एक बार जवाब सुन लेते हैं विवेक जी। मुझे लगता है आदरणीय अजय सिंह जी उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन जो धैर्य और मर्यादा की बात वो कर रहे थे, जो उनको आत्मसात करना चाहिए। मैं इनके टर्न में एक बार भी नहीं बोला, मैं शांति से सुनता रहा। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। विवेक जी आप बात संयम होते हैं, सुन लीजिए। सत्य कड़वा होता है, और सत्य इतना कड़वा है कि धर्म का अपमान करने वालों को इन्होंने गोद में बिठाया। इनको कोई राजनीतिक लाभ है चाहिए, न इनको धर्म से मतलब है, न इनको किसी भी शास्त्र पुराण का ज्ञान है। सबसे बड़ी बात क्या है, नरेश अग्रवाल से लेकर एक से एक ज्वलंत उदाहरण है जो कि हेट स्पीच को लेकर के बहुत फेमस है, लेकिन इनकी पार्टी के सदस्य हैं। तो मुझे लगता है कि दोहरा चरित्र, ठीक है समय की बात है ना, हम तो विधिक प्रक्रिया का अनुपालन कर रहे हैं। हमने तो कहीं पे भी विधिक प्रक्रिया में किसी भी तरह का पेच फंसाने की कोशिश नहीं की। कोर्ट ने जहां जहां हमको समन किया, हम खड़े भी होते गए और बाकायदा हमको बेल भी मिलती गई। लेकिन समय पलटेगा तो देखेंगे। भाई महाभारत भी होती थी, महाभारत में पहले पांडवों ने झेला, फिर कौरवों ने झेला। तो ये तो समय है, आज हम पांडवों की तरह से वनवास काट रहे हैं, हो सकता है कि इनको कौरवों की तरह। ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। एसएन सिंह जी आप जवाब रखिए। मैं कह रहा हूं कि जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे, इसलिए आप दोषारोपण दूसरे पर नहीं करेंगे। लड़के हैं, गलती हो जाती है, आप कहते हैं साधु सन्यासियों को चिलमजीवी, आप कहते हैं काशी में अंतिम समय लोग जाएंगे, आप कहते हैं भारत माता को डायन, आपके पार्टी के लोग कहते हैं भारत के ध्वज को जलाने का कार्य आपके पार्टी के लोग करते हैं। और आपने रामायण की बात की, आपने संस्कार की बात की, आपने मर्यादा की बात की। तो जिस पार्टी के मुखिया के पिताजी कहते हैं, जो फाउंडर मेंबर हैं, जो उस पार्टी को बनाए हैं, कि जो अपने पिता का नहीं हुआ वो पुत्र का क्या होगा। इसलिए दूसरी पार्टियों पे कोई आक्षेप लगाने से पहले आप अपने संस्कार, अपने आचरणों को ठीक करिए। ऐसा कार्य ठीक नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि जो परिवार का नहीं होगा, जो पिता का नहीं होगा, वो दूसरे का नहीं होगा। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। उसी चाचा को मंच से धक्का देकर, माइक छीनकर, गाली गलौज करके उतारा गया। उसी चाचा को आप बुलाएंगे तो पूछा जाएगा कि राजभर नहीं, पहले आप शिवपाल चाचा पर जवाब दे दीजिए। पूछा जाएगा कि आप दूसरी पार्टी पर नहीं, पहले अपने पिता को क्यों अपमानित किए, उस पर जवाब दे दीजिए। क्यों आप लोग, अभी सरकार बनी नहीं, उसके पहले लिस्ट बना के फला के घर में आग लगा देंगे, उनकी लिस्ट बनाइए, उनको जला देंगे। ऐसा कार्य क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि इसलिए कि जब आपकी सरकार रहती है तो एक हल्ला बोल का नारा बुलंद करते हैं वो, और गरीबों की जमीन को कब्जा
करेंगे, अपराधियों की मदद करेंगे, अपहरण करेंगे, जातिवाद के नारे को बुलंद करते हैं। ये करते करते आदतन आप लोग अपराधी हो गए। धीरे धीरे आदत छूटेगी, मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी छूट जाएगी, लेकिन धीरे धीरे ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगी अभी। विवेक जी, मैं आपके पास अभी लौटूंगी। एसएन सिंह जी, आप भी बने रहिए, आपके पास भी मैं अभी लौटूंगी। और इस वक्त गुफरान हमारे साथ जुड़ गए और गुफरान के साथ इस वक्त एक खास मेहमान, शायद एक वकील उनके साथ इस वक्त मौजूद है। गुफरान, जो खास मेहमान आपके साथ मौजूद है, बातचीत करिए जरा उनसे। बिल्कुल, देखिए, आजम खान के जो वकील हैं ऐसे नसीम, वो हमारे साथ हैं। उन्होंने इस मामले में उनका जो पूरा पक्ष है कोर्ट में रखा था और वो हमारे साथ खुद मौजूद हैं। उन्हीं से इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत करेंगे। वकील साहब, ये बताएं, इस पूरे मामले में आपने आजम खान का इसके पहले भी कोर्ट में पक्ष रखा था, अब इस मामले में याचिका खारिज हो गई है। देखिए, आजम खान साहब जिन पर 2017 में आजम खान साहब पर एक आरोप लगाया गया था कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है, जिसको लेकर टांडा थाने में FIR दर्ज हुई थी। उसमें बाद में आरोप पत्र लगा और कोर्ट ने संज्ञान लिया। ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान के बाद ये पाया गया कि उनके आवाज का सैंपल लिया जाना जरूरी है, क्योंकि उसी से मिलान हो सकती है कि ये आवाज आजम खान की है या नहीं। लेकिन आजम खान साहब ने इसको इनकार कर दिया और कहा कि मैं आवाज का सैंपल नहीं दूंगा, क्योंकि किसी की आवाज को भी मैनिपुलेट करके मेरी आवाज से मिलाया जा सकता है। जिसको लेकर कोर्ट ने कहा नहीं, आपको आवाज का सैंपल देना ही होगा, जिसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों ने याचिका दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा साहब ने यह आदेश दिया कि नहीं, आवाज का सैंपल तो आपको देना ही पड़ेगा, और हमारी याचिका को खारिज कर दिया है। आगे क्या स्टैंड होगा, इसको आगे भी चैलेंज करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि आजम खान साहब पे कहीं बकरी, कहीं मुर्गी चोरी फर्जी लगाए गए हैं और राजनीतिक द्वेष की वजह से तमाम मुकदमों की भरमार की गई है, तो आवाज को भी किसी की आवाज से मिलाया जाना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत से मिमिक्री करने वाले लोग हैं जो प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री सबकी आवाज तक की नकल कर लेते हैं। तो आजम खान की आवाज का नकल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लिहाजा इसको हम लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम लोग इसको चुनौती देंगे, क्योंकि ये एक तरह का गलत फैसला है। बिल्कुल, देखिए, ये आजम खान के वकील हैं ऐसे नसीम। इस पूरे मामले में पक्ष इन्होंने रखा था इसके पहले भी, जब जमानत के लिए आजम खान MPMLA कोर्ट पहुंचे थे, और उसके बाद इस मामले में जब हाई कोर्ट ने जमानत इस पूरे मामले में वाई सिंपल मामले में उनकी याचिका खारिज की है, तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं से राजनीतिक बताया और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज की बात कही है। उनका यह भी मानना है कि आजम खान की आवाज का दुरुपयोग हो सकता है, राजनीतिक तौर पर उनकी छवि को धूमिल किया जा सकता है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में वो अब ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे। जी ठीक है गुफरान, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। विवेक जी, आप ही का रुख करना चाहूंगी। एसएन सिंह ने जो आरोप आप पर लगाए हैं कि आप देखिए जवाब बाद में लेना ओपी राजभर को लेकर, लेकिन शिवपाल यादव को लेकर आपको पहले जवाब देना चाहिए। और साथ साथ एक और चीज, मैं फिर से आपसे वही सवाल वापस से करूंगी, जया प्रदा को लेकर जो रमा देवी को लेकर बयान दिया आजम खान ने, या इसके अलावा कई सारे उनके इस तरह के बयान हैं, एक लोक जनप्रतिनिधि को इस तरह की चीजें, इस तरह की बयानबाजी भी तो शोभा नहीं देता है ना। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और यहाँ तो देश को लोग आतंकवादी संगठनों से जोड़ दे रहे हैं। अभी मोदी जी ने जिस तरीके से इंडिया, जो विपक्ष ने अपना एक गठबंधन का वो टैग अपना नाम रखा है, जिस तरीके से उन्होंने इंडिया, कम से कम उनको इंडिया शब्द की मर्यादा रखनी चाहिए थी। भाई भरी सदन में किसी को शूर्पणखा कह देना, ये भी तो मर्यादित बात नहीं है। मुझे लगता है कि राजनीति में बिल्कुल सत्य बात, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि 2014 के बाद से भाजपा जब से आई है सरकार में, इन्होंने बाकायदा राजनीतिक मर्यादा का, राजनीतिक शब्दों का स्तर गिराने का काम किया। और अभी हमारे आदरणीय भाजपा प्रवक्ता अपने काम गिना रहे थे भाजपा के, भाई क्या क्या काम करते हैं भाजपा, वो सारे काम इन्होंने गिना दिए सपा का नाम लेकर के। बिल्कुल सही बात है, यूपी में दंगे नहीं हो रहे हैं, ऐसा इनका कहना है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों को देखने के बाद ये आश्चर्य होता है कि इनके सारे दावे झूठ निकलते हैं। भाई बात भी सही है, कहीं 2014 में ADR इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार 144 दागी विधायक इनके सदन का हिस्सा थे, और इस बार तो 50% से अधिक हो गए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आरोप लगाने के पहले अगर विकास की राजनीति पे फोकस करते, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा कुछ और होती। मेरठ में आज क्या हुआ, आज मेरठ में उत्तर प्रदेश में जो दावे ये बैठ के इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मेरठ में मणिपुर की घटना दोहरा दी गई। बाकायदा 3 महीने बाद वो वीडियो वायरल हुआ, और 3 महीने तक उस बच्ची की स्थिति क्या रही होगी, उसकी मनोदशा क्या रही होगी, क्या एसएन सिंह जी इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं? मुझे लगता है कि केवल विपक्ष को टारगेट करने से बेहतर अगर इन्होंने संस्थाओं में सुधार का काम किया होता, संस्थाओं को बढ़ाने का काम किया होता, उसमें कहीं ना कहीं विकसित करने का काम किया होता, तो आज स्थिति उत्तर प्रदेश की कुछ और होती।
केवल देखिए कागजों पे बातें करने से, मीडिया में बैठ करके ढकोसले परोसने से नहीं होता है ना। देश की जीडीपी बढ़ रही है, आम आदमी की जेब की घट रही है, ये कैसी जीडीपी है भाई?